तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो बेसिक शॉर्टकट्स थे, फिर हमने फॉर्मेटिंग देखा था। ठीक है, सेविंग अ फाइल, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, फिर सेल एड्रेसेस पे बात करी थी, है ना। कॉपी पेस्ट देख रहे थे हम लोग। आज थोड़ा सा और बेसिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कल भी मैंने बताया था कि अगर आप नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो आपका लेफ्ट अलाइंड होता है, कोई भी अगर आप नंबर लिखते हो तो वो राइट अलाइंड होता है। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू कॉपी दिस, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको कॉपी किया एंड यू कैन पेस्ट इट, कहीं पे भी आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स सेलेक्टेड, कंट्रोल वी अगर आप करोगे तो सेम चीज वो कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस अगर मैं ड्रैग करता हूं तो। ठीक है, ड्रैग का मतलब क्या है कि जैसे आपने सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये जो छोटा सा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करो और इसको आप स्क्रॉल करो नीचे, सेम एक्टिविटी हैपेंस। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। सेम अगर मैं वन के साथ भी करूँ तो ये आपका डेटा रिपीट कर देगा। ठीक है, बट व्हाट इफ मेरे पास जैसे नंबर पैटर्न है 1 और 2, मैंने 1 और 2 सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर मैं इसको अगर ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा, दिस गिव्स मी अ पैटर्न ऑफ नंबर्स। तो एक्सेल में अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, वो कोई भी पैटर्न में हो सकता है, जैसे अभी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, अगर मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता, राइट, फॉर एग्जांपल ये 100 ले रहा हूँ, 99 ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर अगर उसको आप ड्रैग करोगे तो क्या होगा, सेम पैटर्न में डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो नंबर सीरीज जनरेट कर देता है। और वो जरूरी नहीं है +1 +2 के फॉर्म में होना चाहिए, अगर ज्यादा भी है, ठीक है, जैसे 100 और 95 है तो इन दोनों के बीच में 5 5 का गैप है। तो अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो ये 5 5 के डिनोमिनेशंस में ही नंबर जनरेट करके देगा। दैट इज वन की फीचर ऑफ एक्सेल। अगर टेक्स्ट की बात करें, ठीक है, टेक्स्ट में मान लो, जैसे मान लो ए लिखा, बी लिखा, अभी ए और बी सेलेक्ट करके अगर मैं ट्रैक करूं तो क्या होगा, ए बी नंबर्स के साथ प्रॉपरली काम करता है। टेक्स्ट में ऐसा कोई फीचर नहीं है हमारे पास, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन एज इन, जैसे मान लो मैंने जनवरी लिखा, ठीक है, जनवरी लिख करके अगर आप ड्रैग करते हो तो विल गेट जो भी आपके महीने के नाम है वो आएगा, उसके बाद वो रिपीट करता है। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक पहले वो पूरा सीक्वेंस में देगा, उसके बाद फिर वो उसको रिपीट करता चला जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास जैसे वीक के नाम है, वीक डेज के नाम है, जैसे मंडे है, ठीक है, मंडेज को आपने अगर ड्रैग किया तो मंडे टू संडे वो पहले पूरा सीरीज में देगा, उसके बाद फिर वो उसको रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट में ये एक दो एक्सेप्शंस है। ऑल्सो अगर आपके पास डेट्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 1 जनवरी 2023, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को अगर मैं ट्रैक करूँ तो क्या होगा, ये डेट्स प्रॉपरली गिवन सीक्वेंस में देता चला जाएगा। सो डेट्स, नेम ऑफ वीकडेज और नेम ऑफ मंथ्स, ये ऐसे फीचर्स हैं जो आप ड्रैग कर सकते हो, सपोलेट कर सकते हो। और डेट्स की जहां तक बात है तो डेट्स आप ऐसे रिपीट नहीं होगा डेट, ठीक है, जहां तक आप इसको ड्रैग करते जाओगे वो गोइंग फॉरवर्ड अपना आगे का डेट वो देता चला जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अगर आप डेट्स देखो ध्यान से, ठीक है, डेट और टाइम के साथ ना कुछ एक स्पेसिफिक चीजें हैं वो समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं सिंटैक्स चेंज करूँ, अगर इसका फॉर्मेट चेंज करूँ, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होगा। अभी मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे को जितने भी डेट्स थे वो एक स्पेसिफिक नंबर दे रहा है। ये नंबर क्या है, एनी आइडिया?
क्या है ये नंबर? क्या है और क्यों है? देखा पहले कभी किसी ने डेट्स के पीछे में नंबर आते हैं? ये देखा? चलो कोई नहीं। एक्सेल में डिफॉल्ट एक पॉइंट माना गया है डेट्स के लिए, दैट इज 1 जनवरी 1900। ठीक है, क्योंकि 20th सेंचुरी में बना था, तो 20th सेंचुरी का जो सबसे पहला डेट है उन्होंने वो ले लिया ऑब्वियसली, है ना। तो 1 जनवरी 1900 इज कंसिडर्ड एज डे वन। इसका अगर मैं न्यूमरिक नंबर चेक करूं, दिस विल रिटर्न 1। सो जितने भी डेट्स आपको दिखते हैं, ठीक है, बैकएंड में हर एक डेट को हम किस तरीके से मेजर करते हैं? तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जनवरी 1900, ये जो नंबर आ रहा है बेसिकली जो भी डेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो डेट अगर मैं 1 जनवरी 1900 से काउंट करूं तो 44,927 डेज के गैप पे है। ठीक है, इसीलिए जो नेक्स्ट डेट आ गया, जैसे ये 1 जनवरी 2023 था, तो 1 जनवरी 1900 से लेकर के 1 जनवरी 2023 तक 44,927 दिन गुजर चुके हैं। सेम गोज विथ 2 जनवरी, 44,928 दिन। 3 जनवरी 44,929, एंड सो ऑन। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, मतलब नंबर लिखने के पीछे रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपके पास अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इसको मैं एक नॉर्मल न्यूमरिक फॉर्मेट दूं, या सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं कहीं कहीं पे मंथ पहले लिखा जाता है, जैसे यूएस है, यूएस वगैरह में मंथ पहले लिया जाता है। इंडिया में हम मंथ बीच में लिखते हैं, डे पहले लिखते हैं। ठीक है, सो टू रिमूव दैट कंफ्यूजन, क्योंकि अगर कोई अगर यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, इंडिया में, तो वो इसको 1 अप्रैल भी पढ़ सकता है, सिर्फ अगर इस डेट की बात कर रहे हैं। अगर इतना ये बाकी के डेट्स अगर नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, मंथ की जहां तक कहानी है तो वो 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 12 कहीं पे आ रहा है तो वो मंथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर नहीं भी है, अगर तुम्हारे पास ये स्पेसिफिक डेट है, ठीक है, उसके पीछे का जो न्यूमरिक वैल्यू है, दैट विल ऑलवेज, भले ही तुमको रीड करने में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 1 अप्रैल है या 4 जनवरी है, ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट द सिंटैक्स वो एक कंफ्यूजन आ सकता है। बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फॉर 1 अप्रैल एंड 4 जनवरी। जमीन आसमान का गैप हो जाता है। ठीक है, सो वो कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए उन्होंने नंबर्स इंट्रोड्यूस किए, ताकि यू कैन बी 100% श्योर कि हाँ ये 1 अप्रैल नहीं है, ये 4 जनवरी है। पहली चीज। दूसरी चीज, कैलकुलेशन बिकम वेरी इजी। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी दो डेट्स के बीच में चेक करना है कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस डेट और इस डेट के बीच में टोटल कितने डेज का गैप है, तो प्लेन एंड सिंपल मुझे बस इतना करना है कि इस डेट से मैं इस डेट को माइनस कर दूं। राइट, तो दैट विल गिव मी द डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ डेज विच इज 90। कैलकुलेशन आसान होता है, और न्यूमेरिकल अगर तुम्हारे पास वैल्यू है, उस केस में तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा कि डेट किस चीज का है, किस महीने का है। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम टाइम के लिए देखोगे, ठीक है, जैसे टाइम होता है, टाइम को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नंबर्स रिप्रेजेंट, सॉरी, नंबर्स डेट के लिए होते हैं, वैसे ही टाइम के लिए हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहीं पे कोई डेट ले लेता हूँ, जैसे 1 जनवरी 2023, और मैं टाइम दे दे रहा हूँ 11 आवर 50 मिनट 34 सेकेंड्स। ठीक है,
और ये AM में। नाउ अगर इसको मैं न्यूमरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, डेट और टाइम दोनों है मेरे पास, तो ये क्या दे रहा है मेरे को, 44927, विच इज द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जनवरी 1900, प्लस उसके साथ में मेरे पास 0.49 आ रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी होल नंबर होगा वो तुम्हारा डेट को रिप्रेजेंट करता है, विच इज 44927, ठीक है, ये डेट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 जनवरी 2023। और जो 0.49 है, ठीक है, 0.49 का मतलब क्या हुआ है, 24 आवर्स को हम वन कंसिडर करते हैं, 1 यूनिट, पूरे दिन को हम 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। तो उस हिसाब से जैसे यहाँ पे मेरे पास टाइम था 11:50, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 0.49 या 49% ऑफ द डे, कि 49% ऑफ द डे अभी गुजर चुका है, इसीलिए वो उसको 0.49 से रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे वो 1 हो जाएगा और यहाँ पे दिन एक बढ़ जाएगा, 4492 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है तुमको डेट और टाइम के लिए, तो नंबर जो है वो डेट के लिए है, डेसिमल्स जो है वो टाइम के लिए, ठीक है। ना हम बात कर रहे थे कि आप कोई भी सीरीज जनरेट कर सकते हो, है ना। सो एक ये सीरीज हो गई, एक इंक्रीजिंग सीरीज ले रहा हूं मैं, एक डिक्रीजिंग सीरीज ले रहा हूं, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, मुझे जैसे सपोज कर लो कि इन दोनों का सम करना है, तो हम क्या लिखते हैं, कहीं पे भी अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है आप इक्वल टू लेके करते हो, चाहे आप फॉर्मूला लेके करो चाहे आप नॉर्मल फंक्शन लेके करो। फॉर्मूला मतलब आपने यहाँ पे A1 + B1 लिखा, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे को A1 और B1 प्लस करके दो। अगर तुम सम करते हो, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू सम, हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, है ना। अभी सम में मैंने ये बोला तो है नहीं कि मेरे को प्लस करना है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली प्लस करके दे रहा है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन ही वही है। सम का कैलकुलेशन ही ये कहता है बाय डिफॉल्ट कि आपको प्लस करना है। यहाँ पे तो फिर भी मैंने लिखा है कि A1 + B1 करना है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं फॉर्मूला को ड्रैग करूं, यहाँ पे जैसे मैंने A1 + B1 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ड्रैग करता हूं तो क्या होता है, ठीक है, नंबर्स को ड्रैग कर रहे थे, अगर सिंगल नंबर था तो रिपीट हो रहा था, अगर एक से ज्यादा नंबर है, जिस भी पैटर्न में नंबर थे उसी पैटर्न में वो एक्स्ट्रापोलेट करके दे रहा था। अभी फॉर्मूला को लिखा है मैंने तो क्या हुआ है, देखो यहाँ पे A1 + B1 था, नीचे आते ही क्या हो गया, A2 B2, उसके नीचे आते ही क्या हो गया, A3 B3। तो जैसे जैसे आपका ये फॉर्मूला ड्रैग हो रहा है नीचे की तरफ, क्या हो रहा है, जो भी रो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जा रहा है, जितने सेल्स हम नीचे आ रहे हैं उतना ये रो पार्ट इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। ये मैंने इसको बोला नहीं है करने के लिए, बट ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, बिकॉज एक्सेल का ये फीचर है कि अगर आपने कोई भी फॉर्मूला लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे A1 + B1 है, अभी इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे भी लेके आ जाता हूँ, ये मेरे को 0 रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये मेरे को E4 F4 पे पॉइंट कर रहा है। मैंने जब फॉर्मूला उठाया था यहाँ से, फॉर्मूला उठाया था A1 B1, लेकिन यहाँ पे आते ही हो गया E4 F4। तो E4 F4 क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फॉर्मूला को नीचे की तरफ लेके जाओगे, जितने रोज आप नीचे आओगे उतने रोज फॉर्मूला में बढ़ जाएंगे। तो जैसे ये 1 पे था, ये अभी 4 पे आ गया, तो 1 2 3 नंबर ऑफ रोज बढ़ गए, 1 1 की जगह पे 4 4 आ गया। सिमिलरली अगर आप कॉलम्स मूव करते हो राइट हैंड साइड की तरफ, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करोगे तो कॉलम्स घटेंगे, अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो रोज घटेंगे। अभी यहाँ पे A और B था कॉलम का नाम, 1 2 3 3 कॉलम आगे आया जी पे, तो
ए भी 3 कॉलम आगे बढ़ के ई हो गया, बी भी 3 कॉलम आगे बढ़ के एफ हो गया, E4 F4। अभी E4 F4 में कुछ भी नहीं है तो उस वजह से वो 0 दे रहा है। पर से सपोज मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेरे को ये फीचर यूज नहीं करना है, आई वॉन्ट द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला जो मैंने वहां लिखा है। अगर यहाँ पे A1 B1 लिखा है, यहाँ पर भी A1 B1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉलर साइन लगाते हैं। द मोमेंट यू पुट डॉलर साइन, क्या होगा देखो, डॉलर लगा दिया। अभी इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी करके वापस से वहीं पे पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे 101 आ रहा है। रीजन बीइंग कि जैसे ही मैंने वो डॉलर साइन लगाया तो ये अब हो गया फिक्स। वी कॉल इट सेल रेफरेंसिंग। अगर आपने ओपन छोड़ा हुआ है, दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसमें रो और कॉलम दोनों पार्ट जो वो ओपन है वो चेंज होंगे। अगर आपने कोई एक पार्ट के साथ डॉलर साइन लगाया, ठीक है, जैसे आपने बोला कि नहीं मेरे को सिर्फ कॉलम कांस्टेंट रखना है, तो आपने $A और 1 कर दिया। या फिर आपने बोला कि नहीं मेरे को खाली रो पार्ट कांस्टेंट रखना है, तो आपने खाली रो पार्ट के साथ लगाया। तो दिस इज मिक्स रेफरेंसिंग। इस केस में जिसके साथ भी डॉलर साइन लगाएंगे वो कांस्टेंट रहेगा, बाकी चेंज होता रहेगा। और अगर आपने दोनों के साथ लगाया $A, $1, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट। सो कहीं पे भी अगर आप चाहते हो कि आपका वैल्यूएशन या सेल वैल्यू जो है, सेल एड्रेस जो है वो चेंज ना हो, तो आप उसके साथ डॉलर साइन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी मेरे को लगाना है, बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप F4 यूज कर सकते हो। अगर आपको फिक्स करना है, जस्ट यूज F4, वो पूरा पूरा फिक्स कर देगा। इनफैक्ट अगर आप F4 एक और बार प्रेस करो, इट विल गो टू मिक्स रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग, वापस से एब्सोल्यूट। यू कैन यूज F4 ऑल्सो। F4 जो बटन है हमारे पास, उस आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, F4 प्रेस करोगे तो वो आपका रेफरेंसिंग चेंज करता रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर सॉरी टू डिस्टर्ब। मैं बताओ। एक्चुअली ना इस बैच में मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। ओके। तो जस्ट मुझे जानना है कि ये कौन सी ये बैच की मतलब नंबर ऑफ क्लास कौन सी है। दूसरी क्लास है, कल एक क्लास हुई थी। अच्छा सर, एक चीज़ पूछ सकता हूँ मैं? आप पूछो। जैसे सर मुझे फंक्शन एंड फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस जानना था। फंक्शन, वही मैं कह रहा था कि फंक्शन में आपके पास प्री डिफाइंड कैलकुलेशन होता है, ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने बोला सम है, तो इसमें मैंने बोला नहीं कि मेरे को प्लस करना है कि माइनस करना है, वो इनबिल्ट है। लेकिन जब ठीक फॉर्मूला है। लिखते हो तो आपको बताना पड़ता है कि कैलकुलेशन क्या होना है, ठीक है, प्लस करना है माइनस करना है। यहाँ पे ऐसा कोई मैंने प्री डिफाइंड कैलकुलेशन यूज नहीं किया। जैसे सर सो हम जो अगर किसी किसी कॉलम को अगर प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल 10197 प्लस करते हैं हम, और हम इसमें सम का फॉर्मूला सम सम इक्वल टू सम का यूज करते हैं, तो वो क्या फंक्शन होगा सर हमारा? हाँ हाँ, वो फंक्शन है ना, सम ठीक। फंक्शन है हमारे पास, ठीक। ठीक है। फंक्शन की लिस्ट यहाँ मिल जाती है तुमको, फॉर्मूला फॉर्मूला में तुमको सारे फंक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जो प्री डिफाइंड है एक्सेल में। बाकी अपना नहीं खुद का कैलकुलेशन तो तुम कुछ भी बना सकते हो। नहीं, जैसे हम मतलब उसमें क्या, फंक्शन के अंदर अगर मैथमेटिकल साइन यूज करते हैं तो वो फंक्शन ही रहेगा ना सर? फंक्शन के अंदर मैथमेटिकल साइन की जरूरत होती नहीं है, बिकॉज फंक्शन अच्छा। ऑलरेडी प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है।
ठीक है, सम के अंदर तुम अगर प्लस करके लिख भी देते हो तो उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि उसका अपना कैलकुलेशन अलग चल रहा है। वहां पे हम सिर्फ नंबर डालते हैं या फिर सेल एड्रेस डालते हैं, जी जो भी सर। उसका सिंटैक्स रिक्वायर करता है। खैर चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। सेल रेफरेंसिंग कहाँ पे काम आएगी वो देखते हैं थोड़ा। जैसे मान लो मेरे पास अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, और अमाउंट और डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज इनका। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डिस्काउंट्स दिए रहे, डिस्काउंट परसेंटेजेस दिए होंगे, ठीक है, जैसे 1% ले लेते हैं, 2% ले लिया, अमाउंट्स डाल दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। हाँ, नहीं अभी रुक जा यार। तो ये मेरे अमाउंट्स आ गए, ठीक है, और ये डिस्काउंट परसेंटेज है। तो अगर एक्चुअल डिस्काउंट पता करना है मेरे को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिस्काउंट क्या आएगा बेसिकली, तो 1100 का 1%, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1100 का 2% एंड सो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ इक्वल टू, अब मेरे को अगर 1100 का 1% चाहिए तो हम कैसे लिखते हैं, A2 मल्टीप्लाई। स्टार B1, ठीक है। स्टार होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, एक्सेल में अगर आपको मल्टी प्लस कर सम करना हो प्लस करते हैं, सबट्रैक्ट करना हो माइनस करते हो, अगर प्रोडक्ट लेना है तो आप स्टार करते हो, ठीक है। डिवाइड करना है तो स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1100 को 1% से मल्टीप्लाई किया, 11 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे करूंगा तो क्या होना चाहिए, A2 मल्टीप्लाइड बाई C1, ठीक है। ऐसे करके मेरे को सब में भरना पड़ेगा। फिर अगर नीचे चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A3 मल्टीप्लाइड बाई B1, ठीक है। अब या तो मैं एक एक करके सारे सेल्स भरता चला जाऊं, इतना सारा जितने भी सेल्स है एक एक करके इस तरीके से या तो मैं भर सकता हूँ, ठीक है। या फिर व्हाट आई कैन डू इज, अगर तुम ध्यान से देखो फॉर्मूला में क्या चेंज हो रहा है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अगर हॉरिजॉन्टली देखें, यहाँ पे जैसे A2B1 है, दिस इज A2C1, तो मेरे पास जो सेकेंड टर्म है उसमें कॉलम चेंज हुआ। वही अगर हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली देखे, वर्टिकली क्या चेंज हो रहा है, जो मेरा पहला टर्म है A2 से A3 हो गया। रो चेंज हो रही है। हाँ, जी। तो इफ आई फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न, इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं फिल करना चाहूं, ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरा जो सेकंड टर्म है उसका रो और जो पहला टर्म है उसका कॉलम कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकली हो। तो जो चेंज नहीं हो रहा है हम उसको फिक्स कर देते हैं डॉलर साइन लगा करके। और अगर इसको मैं ड्रैग करूं, अभी ध्यान से देखो, जैसे कि 2000 है, 2000 का 1% 20 होगा, A11 इंटू B1, ठीक है, एग्जैक्टली जो यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूं इसको, जैसे 10% ऑफ 1100 इज 110, ठीक है, 10% ऑफ 2000 इज 200 एंड सो ऑन। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एग्जैक्टली जो फॉर्मुलेशन होना चाहिए
वो मिल रहा है बिना सारे सेल्स फिल किए हुए। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हेल्प आई कैन गेट बाय यूजिंग सेल रेफरेंसिंग। अगर यही मेरे को सेल रेफरेंसिंग के बारे में नहीं पता होता तो फिर एक एक करके मेरे को सेल भरना पड़ता, राइट। क्योंकि नॉर्मली अगर आप बिना इसको फिक्स किए हुए अगर ड्रैग करोगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अच्छा, अगर लॉजिकली समझना है कि लॉजिकली हमने ये क्यों फिक्स किया है, तो पहली चीज है कि मेरा अमाउंट जो है ए कॉलम में, और हर जगह पे मेरे को अमाउंट ए कॉलम से ही उठाना है, तो मैंने ए को फिक्स कर दिया। दूसरी चीज, मेरे डिस्काउंट जो है वो पहले रो पे है, तो हर जगह पे अगर मेरे को डिस्काउंट चाहिए तो पहला रो उठाना पड़ेगा, तो मैंने पहला रो फिक्स कर दिया। सो कॉलम ए एंड रो वन, ये दोनों चीजें फिक्स हुई, बाकी ओपन रखा है हमने ताकि वो चेंज हो सके। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? दिस इज वन की एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि यहीं पे खाली आप सेल रेफरेंसिंग यूज करोगे, सेल रेफरेंसिंग बहुत जगह पे आपको हेल्प आता है। दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे आपको फायदा होगा, बिकॉज जब बहुत सारी वैल्यूज होती हैं तो हम एक एक करके सेल नहीं भर सकते। तो वहां पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या फिक्स रख सकते हैं, क्या चेंज होने दे सकते हैं हम, ताकि आपका फॉर्मूला इजिली फिल हो जाए पूरे एरिया में। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा वैलिडेशन। सुना है कभी डेटा वैलिडेशन के बारे में? एनी आइडिया क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं? सर डेटा वैलिडेशन में तो जैसे बताओ। डुप्लीकेट्स आते हैं तो डुप्लीकेट्स रिमूव करे जाते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल हो गया वो। हम्म, डेटा वैलिडेशन का बेसिक मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस या रूल्स लगाना। अभी क्या है कि हम कुछ भी डेटा अगर डाल रहे हैं तो कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मन किया डाल दिया। ठीक है। जी बट मोस्टली जब हम डेटा एंट्री के लिए कोई फॉर्म बनाते हो, या डेटा एंट्री का आपको अगर इसी में मेंटेन करना है, तो देयर हैज टू बी सम रूल्स विच नीड टू बी फॉलोड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये एक, मैं एक छोटा सा डेटा एंट्री शीट बना रहा हूँ। अभी नाम तो कुछ भी हो सकता है इंसान का, उसमें तो हम कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। बट जी सर। एज ऑब्वियस की बात है, अगर कोई बंदा कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, तो देर इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि भाई वो 18 साल से ऊपर ही होना चाहिए, है ना। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कॉलम बी में कि ये अगर एंट्री कोई कर रहा है तो 18 से कम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑब्वियसली बात है, जिस दिन कंपनी आपकी स्टार्ट हुई है, अगर उससे पहले का कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देगा तो दैट इज ऑल्सो इनवैलिड। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हमारी कंपनी स्टार्ट हुई सपोज 1 जनवरी 1990, ठीक है, तो कोई भी डेट अगर डाल रहा है उसके पहले का ना डाले। और सिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिटी के लिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से ही वैल्यूज उठाई जानी चाहिए। रीजन बीइंग कि सपोज दिल्ली का स्पेलिंग कोई न्यू दिल्ली लिख रहा है, कोई सिर्फ दिल्ली लिख रहा है, ठीक है, कोई DILLI करके दिल्ली लिख रहा है, तो कल को जब आप डेटा यूज करोगे या कहीं पे पिवट टेबल बना रहे हो या कहीं पे कुछ कैलकुलेशन लगा रहे हो, तो आपको चार अलग अलग वैल्यूज दिखेंगी दिल्ली के नाम पे। ठीक है। या नोएडा को कोई गौतम बुद्ध नगर लिख रहा है या कुछ लिख रहा है, ठीक है, गुड़गांव को कोई GGN लिख रहा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी ना हो उसके लिए आपको वहां पे ये कंडीशन लगानी है कि इस लिस्ट में जो वैल्यूज है बस वहीं से बंदा उठा सके। तो हाउ टू डू दैट? चलो ठीक है, हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है, लोगों के नाम लिख दिए। कुछ एक नाम मैंने लिख दिया। अब इनकी मेरे को एंट्री करनी है, और जैसा मैंने बोला कि मेरे को एज पे चाहिए रिस्ट्रिक्शन।
कोई भी अगर एज डाल रहा है दैट शुड नॉट हैव वैल्यूज लेस देन 18, 18 से कम का कोई वैल्यू नहीं जाना है, ठीक है। सो हाउ टू डू दैट? हम क्या करेंगे, हमने ये सिलेक्शन किया डेटा, ठीक है। ऐसे तो डेटा में अगर आप जाओगे, ठीक है, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आता है, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ऑल्ट डी एल, ठीक है। तो शॉर्टकट होता है ऑल्ट अंडरस्कोर डी अंडरस्कोर एल। अंडरस्कोर का मतलब आप ये करके प्रेस करोगे, ऑल्ट दबाया, डी दबाया, एल दबाया, ठीक है। डेटा वैलिडेशन ओपन हो गया। अलाउ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल। अब एज जो है नॉर्मली आप होल नंबर में ही लेते हो, ठीक है। हम ऐसा शायद ही कभी देखने को मिलेगा कि 25.5 ईयर्स ओल्ड लिखने वाले लिखते हैं, बट जनरली वी टेक अ होल नंबर कि 25 का है या 26 का है या 27 है, 30 है, ठीक है, जो भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक होल नंबर वैल्यू रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे मेरा कंडीशन आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मतलब 18 से कम का कोई वैल्यू इसमें जाना नहीं है। तो अब मैंने इसमें वैल्यू कंडीशन लगा दी है डेटा वैलिडेशन की। जैसे मैं 12 लिख रहा हूँ, क्या आ रहा है यहाँ पे, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, यूजर हैज रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल। तो आप 18 से कम का वैल्यू अब डाल ही नहीं सकते। 18 से ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले लेगा, लेकिन अगर उसके अलावा आप डालने की कोशिश करो, ठीक है, 11 डालो, 12 डालो, 13 डालो, वो लेगा ही नहीं। तो दैट इज द काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन यू कैन पुट ऑन योर डेटा सेट या डेटा शीट, अगर आप डेटा वैलिडेशन यूज कर रहे हो। सिमिलरली अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए मेरे को लेना है, मैं क्या करूंगा, अपने सेल सेलेक्ट किए, ऑल्ट डी एल, और यहां से मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूं, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसा मैंने बोला, 1 जनवरी 1990, जो भी है इसके ऊपर का ही एक्सेप्टेबल है। अगर मैं 1 जनवरी 1979 करता हूँ, ठीक है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जी सर। बट वहीं अगर मैं 2 जनवरी, चलो 2 जनवरी 1990 ले रहा हूं, तो ये ले लेगा, ठीक है। जी सर। तो ये बात हुई कि आप कंडीशंस इसमें ऐसे डाल सकते हो। अब इस पे बात करते हैं कि सिटी में मेरे को गिवन वैल्यूज से ही उठाना है, या ऐसा कुछ सिस्टम लगाना है कि उसको बस इन्हीं वैल्यूज में से उठाने का परमिशन हो। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है कि आपको यूजर को ऑप्शंस देने हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन तो लगाना है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस हमारे गिवन ऑप्शंस के हिसाब से होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, होगा तो डेटा वैलिडेशन ही, ऑल